क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो बेटा हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज क्लास 9 का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर पर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है विच इज पार्ट 1। उस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इन सब के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन वर्सेस बर्निंग, रेस्पिरेशन इन इंटायर प्लांट, इस चीज को समझने वाले हैं बहुत ही इजी तरह से और एकदम सिंपल वर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फर्स्ट है रेस्पिरेशन वर्सेस बर्निंग। रेस्पिरेशन में और बर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है बेटा? लिविंग सेल के अंदर होता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस हमारी बॉडी के सेल के अंदर होता है, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। अगर आपको नहीं पता है, कैटलिस्ट होते हैं और ये क्या करते हैं? ये रिएक्शन को या तो फास्ट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो ये रेस्पिरेशन होता है ना, इसको कौन कंट्रोल करता है? कैटलिस्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे एक मशीन धीरे धीरे काम करती है ना, वैसे ही रेस्पिरेशन ना एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। एनर्जी इज स्टोर्ड एज एटीपी। हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में एटीपी के बारे में पढ़ा है विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी करेंसी होती है बेटा, जिससे सेल अपना काम करते हैं और एटीपी के फॉर्म में ही जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। ठीक है, प्रोड्यूसेस लिटिल हीट, ये भी हमने इक्वेशन में समझा था, है ना। थोड़ा हीट निकलता है, ज्यादा नहीं निकलता। एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ। जब हम लोग राइस खाते हैं, रोटी, ब्रेड, कुछ भी खाते हैं, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है ना। तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर रेस्पिरेशन से एटीपी बनाता है। एटीपी से ही हम चल पाते हैं, सोच पाते हैं, लिख पाते हैं। बेसिकली हमारे जितने भी काम है सारे काम हमारे किससे होते हैं? एटीपी की ही हेल्प से होते हैं, क्योंकि एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी, और वो स्टोर करती है एनर्जी को। रेस्पिरेशन की इक्वेशन के थ्रू मैंने आपको ये पूरी बात समझाई थी अपनी लास्ट वीडियो में। मैं इक्वेशन यहाँ पर भी लिख देती हूँ बेटा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है ना, तो प्लीज देख लो, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे आपके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मेक श्योर आप वो वीडियो जाकर देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करो। यहाँ पे प्लस एटीपी भी निकल रहा है। ठीक है, मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बेटा जब कंबाइन होते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और क्या मिलती है? एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। समझ में आ गया? अब हम बर्निंग की बारे में देखते हैं विच इज कंबशन हैपेंस आउटसाइड लिविंग सिस्टम। देखो, ऑब्वियसली बर्निंग हमारी बॉडी, हमारे सेल के अंदर तो होगी नहीं बेटा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, बर्निंग यानी आग लगना, ये तो बाहर का काम है ना। आउटसाइड होता है लिविंग सिस्टम के, जैसे वुड का जलना। हम कोई लकड़ी में आग लगा दे, कोल में आग लगा दे, किसी प्लास्टिक में आग लगा दे, आप अपने पेपर को जला दो। ठीक है, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ऑब्वियसली बेटा इसमें कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होता। एंजाइम्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? जहाँ पे बायोलॉजिकली कंट्रोल करना होता है किसी चीज को, रेस्पिरेशन को करना होता है, इसलिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे नहीं करना होता है, इसलिए एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत फास्ट एंड अनकंट्रोलेबल प्रोसेस है बेटा। ऑब्वियसली आप एक बार आग लगाओगे, वो जल्दी से फटाफट जल जाएगा और आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे फौरन फौरन, है ना। एनर्जी इज रिलीज ओनली एज हीट एंड लाइट। ऑब्वियसली और किसी फॉर्म में एनर्जी नहीं निकलती, सिर्फ हीट और लाइट के ही फॉर्म में एनर्जी निकलती है। एटीपी नहीं बनता। रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है, लेकिन बर्निंग में एटीपी नहीं बनता। ठीक है, जैसे हम लोग जब कैंडल जलाते हैं तो वैक्स एकदम फास्ट बर्न होता है ना, और सिर्फ हीट और लाइट निकलती है। हम उस हीट को डायरेक्टली अपने बॉडी के लिए यूज नहीं कर पाते। ऑब्वियसली बेटा जल जाएंगे हम। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक? अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन इंटायर प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बेसिस ही ये है।
चलो सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बेटा फूड बनाता है ना, प्लांट फूड बनाता है उस प्रोसेस से, और रेस्पिरेशन में प्लांट उसी फूड को तोड़कर एनर्जी बनाता है। ये समझ लो पहले, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना खाना बना रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट उसी खाने को तोड़कर एनर्जी बना रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एवरी लिविंग पार्ट ऑफ अ प्लांट रेस्पायर। क्या मतलब है इसका? प्लांट का हर पार्ट जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, सारे ही पार्ट्स रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, इसके सब रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनर्जी, है ना, एनर्जी चाहिए। यहाँ पे आपने पढ़ा हैपेंस इन लिविंग सेल। और क्या होता है? रेस्पिरेशन किस लिए होता है बेटा? एनर्जी के लिए होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत फर्क है ना। एनर्जी एंड लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट है ग्रोइंग पार्ट्स लाइक young leaves, buds, meristems, germinating seeds and show a higher rate of respiration because they need more energy। मतलब जो पार्ट्स ग्रो कर रहे होते हैं, कौन ग्रो करता है? यंग लीव्स तो ग्रो करती हैं, बर्ड्स यानी कलियां ग्रो करती हैं, है ना, जर्मिनेटिंग सीड्स को ग्रो करने की जरूरत होती है। अब पत्ती कोई छोटी है, ग्रो करते करते ही तो वो बड़ी बनेगी। बर्ड बेटा कली है, वो ग्रो कर कर ही तो एक फ्लावर बनेगी, एक फूल बनेगी। जर्मिनेटिंग सीड है, वो ग्रो करके ही तो एक प्रॉपर सीड बनेगा, तो उन और एक प्रॉपर प्लांट बनेगा, बेबी प्लांट बेसिकली। तो जो यंग पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स हो गया, बर्ड, मेरिस्टम, जर्मिनेटिंग सीड, इनको ना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इनका रेस्पिरेशन रेट ना बेटा बहुत हाई होता है। कोई भी अगर आपसे पूछे, ये रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाई द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई इन यंग लीव्स या फिर इन ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक यंग लीव्स, बर्ड, जर्मिनेटिंग सीड, तो आप क्या लिखोगे? The rate of respiration is very high because they need more energy and hence show a higher rate of respiration. Important. Even though green leaves produce food during photosynthesis, they also respire continuously. देखो, जब ग्रीन लीव सनलाइट में होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें अपने खुद की सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब बेटा आप हो, आप कैसे खाना बनाओगे? जब आपके पास एनर्जी होगी तभी तो आप उठ के किचन में जाकर खाना बनाओगे। सेम प्लांट्स के साथ है, प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे? उनमें एनर्जी नहीं होगी तो वो मुरझा जाएंगे, कैसे खाना बनाएंगे? तो खाना तो उन्होंने बना लिया, अब खुद की उस खाना बनाने की एनर्जी पाने के लिए उन्हें रेस्पिरेशन करना पड़ता है ना, उन्हें खुद के लिए वो चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसीलिए वो रेस्पायर करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बेटा दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, बट दोनों अलग होते हैं। दिन के टाइम लीव्स ऑक्सीजन रिलीज करके फोटोसिंथेसिस बनाती हैं, ये वाला प्रोसेस होता है, और रात के टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। और रेस्पिरेशन क्या है? 24 आवर प्रोसेस है, ठीक। चलो नेक्स्ट है हाउ प्लांट एक्सचेंज गैसेस। पहले ये समझ लो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। देखो, प्लांट्स को अपनी लाइफ प्रोसेस जैसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। लिखूं यहाँ पे? नहीं, ये काम करो, आप नोट डाउन कर लो। प्लांट्स के लिए कौन कौन से प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं? लिखो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जल्दी लिखो कॉपी में। इन तीनों प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स के लिए गैस का एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है। मतलब उन्हें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कभी कभी वाटर का एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है। इस गैस एक्सचेंज के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पहला हो गया स्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड जनरल रूट सरफेस। स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। स्टोमेटा एक स्मॉल पोर्स होते हैं बेटा, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम देखो, ये ग्रीन वाला जो डायग्राम है ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ये आपको एक पत्ती दिख रही है, इस पत्ती पर इतने छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो वो ऐसे दिखते हैं कुछ। ये बेटा ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। इसमें क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर एक्सेल बाहर आ रहे हैं, ये ओपन स्टोमेटा है।
और ये वाला क्या है, बंद, ये क्लोज स्टोमेटा है ना। क्लोज स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ओपन स्टोमेटा अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। ठीक है, गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये जहां मैंने मार्क किया है अपने पेन से, इन सेल्स को हम गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, ठीक है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। कब स्टोमेटा ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ये कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल, ठीक है। दोनों साइड पर गार्ड सेल होते हैं तो वो कंट्रोल करते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो डायग्राम में, ये स्टोमेटा ओपन है तो कौन एंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं अपने पेन से मार्क कर रही हूँ, ध्यान से देखो, स्टोमेटा ओपन है, कौन एंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जब, ठीक है, O2 और मतलब यानी ऑक्सीजन और वाटर वेपर एग्जिट करते हैं जब स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है। स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड ने एंटर किया, और जब वो एंटर करता है तो ओपन स्टोमेटा से ही कौन बाहर निकलता है, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत मार्क हो गया डायग्राम में, क्लोज स्टोमेटा वाला जब इन्होंने दिखाया तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन और वाटर को शो कर दिया, बट यहीं से ओपन स्टोमेटा से ही निकलेंगे। थोड़ा इसको भी चलो ओपन स्टोमेटा हमने बना लिया, ठीक है। चलो, ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर वेपर। ऑब्वियसली बेटा, इस प्रोसेस के साथ एक और चीज होती है विच इज ट्रांसपीरेशन, यानी वाटर वेपर का लॉस होना स्टोमेटा के थ्रू। दिख रहा है यहाँ पे वाटर निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है, ट्रांसपीरेशन के लिए ही तो निकल रहा है बेटा। जब दिन के टाइम पे सनलाइट होती है ना, तो स्टोमेटा मोस्टली ओपन रहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स, ठीक है, तनु यानी स्टेम और फ्रूट्स में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो। स्मॉल रेज पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम एंड फ्रूट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम या फ्रूट्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स। देखो डायग्राम दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स, ये क्या है, लेंटिसिल्स ही तो है। चलो, लेंटिसिल्स आर स्मॉल रेज्ड पोर्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस और स्टेम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये गैसेस का एक्सचेंज करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा, गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत हेल्प करते हैं। और ये वुडी स्टेम, ऑब्वियसली स्टेम कैसी होती है, वुडी ही होती है, वहां मिलते हैं और फ्रूट से मिलते हैं। कैसे फ्रूट, जैसे एप्पल एंड पोटैटोज। पोटैटोज में तो आपने बहुत देखे होंगे लेंटिसिल्स बेटा। पोटैटोज में तो जैसे ये खराब, ये मैंने पोटैटो बना दिया, ये सिर्फ अजीब सा स्ट्रक्चर नहीं बना रहता है, वो सब लेंटिसिल्स ही तो होते हैं, ठीक है। इससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये ध्यान रखना तुम। ये मैंने यहाँ पे मिस हो गया लिखना, लेंटिसिल्स का मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है बेटा, अंदर जा रहा है, और बाहर क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल रूट सरफेसेस की, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब करती हैं बेटा सारी चीजें, कहाँ से, अपने सॉइल से और अपने रूट हेयर से। रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दिख रहे हैं ये हेयर्स, ये हेयर्स दिख रहे हैं बेटा, ये रूट में प्रेजेंट होते हैं। और ये वाली कौन सी रूट है, टैप रूट यानी प्राइमरी रूट। इससे निकली हुई कौन सी रूट्स हैं, ये सेकेंडरी या फिर लेटरल रूट, ठीक है। ये रूट हेयर प्रेजेंट है, रूट हेयर ही तो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से सब कुछ, तो बस वही बात है, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रूट सेल्स में, वो सॉइल के पोर्स में डिफ्यूज हो जाता है। वाटर प्लांट जैसे बेटा लोटस है ना, इसमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं जिससे एरनकाइमा हम कहते हैं। क्या कहते हैं, एरनकाइमा, हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद करो। ये उन्हें पानी में भी गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। एरनकाइमा कहाँ होते हैं, वाटर प्लांट्स में होते हैं, और वाटर प्लांट्स कहाँ रहते हैं, ऑब्वियसली पानी में रहते हैं। एरनकाइमा पानी में भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब बेटा देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
हमें पता है रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनना, है ना, एटीपी। ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी थी, याद है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है रिक्वायर्स ऑक्सीजन, यानी विद ऑक्सीजन। ये प्रोसेस सिर्फ तब होता है जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है एंड साथ में एटीपी। ये इक्वेशन मैंने लिखी थी, यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ मैं एक बार और। एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर एंड एटीपी। यहां पर भी मैंने देखो ये इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ध्यान रखना। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, यानी विदाउट ऑक्सीजन। इसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के होता है, बहुत लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ओनली 2 एटीपी, वेरी लेस। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता, सिर्फ थोड़ी एनर्जी निकलती है ना। एंड प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं इसके रिएक्शन के बाद। प्लांट्स में बेटा ग्लूकोज क्या बनाता है, इथेनॉल, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है। ह्यूमंस में, मसल्स में, एनिमल्स में ग्लूकोज क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस बहुत कम है, सिर्फ 2 एटीपी। इसके प्रोडक्ट बेटा बहुत अलग होते हैं। प्लांट्स में बेटा ग्लूकोज क्या बनाता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। यीस्ट फर्मेंटेशन का यूज ब्रेड मेकिंग और अल्कोहल इंडस्ट्री में होता है। जब ब्रेड बनता है ना तो CO2 के बबल्स उसे फ्लफी बना देते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो ग्लूकोज क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी हमें दे रहा है। तो बस यही बेटा आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया हो। हमने बहुत 3 मेजर टॉपिक्स कवर किए हैं, विच इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, हाउ प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज, ये भी हमने रिकॉर्ड कवर किया है बेटा, एंड रेस्पिरेशन वर्सेस बर्निंग। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स रह गए, उन्हें कवर करके फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा देखना है। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। कुछ और भी टॉपिक्स थोड़े बहुत बस रह गए रेस्पिरेशन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के खत्म कर देंगे। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में और थोड़ा डिटेल में है ना। एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का भी थोड़ा सा पार्ट है, वो पढ़ना है हमें। ऑल्सो बेटा प्रोसेसेस लाइक एडवांटेजेस और ये सब भी थोड़े बहुत पढ़ने हैं। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है, प्लीज बेटा जाइए देखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और बेसिक्स क्लियर होते हुए चले, ठीक है। हर लेक्चर में बेटा मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं बहुत इजी तरह से आपको समझाऊं, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो किसी भी टॉपिक, किसी भी लेक्चर को समझना। ऑल्सो इसके बावजूद भी कोई भी डाउट अगर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो मुझे पंपकिन का इमोजी बेटा कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि यू आर द वन जिसने ये वीडियो पूरी देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय।